तो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कर्नाटक, उड़ीसा और दिल्ली शामिल हैं, वहां 15 दिनों का जनगणना पूरी हो चुकी है। अब बिहार में स्वगणना शुरू हो गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। इस पर 11,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनगणना का मतलब सिर्फ गिनती नहीं, यह देश के विकास की नींव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का निर्माण इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सही और सटीक जानकारी दे। तो आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ दिक्कत हो रही है और क्यों जरूरी है। देखिए, बिहार में जनगणना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वगणना की प्रक्रिया खुद लैपटॉप से पूरी की और लोगों से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करने की अपील की है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सांख्यिकी अभियान है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करें। शुरू हो गई देश की जनगणना। पूरी तरीके से डिजिटल होगी जनगणना। 1 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा। 2 मई से शुरू होगा घर घर सर्वे। आप खुद भर सकते हैं 33 सवालों के जवाब। मोबाइल या कंप्यूटर से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर जरूरी। डेटा सबमिट करते ही मिलेगा यूनिक आईडी नंबर। आईडी सबमिट करते ही मिनटों में पूरा होगा वेरिफिकेशन। अलग अलग चूल्हे से अलग अलग परिवार माने जाएंगे। घर खाली मिला तो रिकॉर्ड में दर्ज होगा खाली मकान। फरवरी 2027 में होगी अंतिम जनसंख्या की गणना। बिहार में स्वगणना शुरू हो गई है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। उन्होंने कंप्यूटर के जरिए स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। अरवल के जिला पदाधिकारी अमृता वैंस ने लोगों से सही जानकारी दर्ज करने और आईडी सुरक्षित रखने की अपील की है। उनको मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, उसके माध्यम से लॉगिन किया जाएगा। उनको अपने राज्य, जिला, क्षेत्र से संबंधित जानकारी फिल करनी होगी। वहाँ पर एक डिजिटल मैप प्रदर्शित होगा, उसमें उनको अपना घर का स्थान चिन्हित करना है। उसमें एक पिन, रेड कलर का पिन ड्रॉप किया जाएगा, उसको चिन्हित करेंगे अपने घर के ऊपर और वो पोर्टल से कोऑर्डिनेट्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अपने घर के संबंधित और परिवार से संबंधित सभी जानकारी करेंगे और फाइनल सबमिट जब करेंगे तो उनके बाद उनको एक SE ID प्राप्त होगा, सेल्फ एन्यूमरेशन ID प्राप्त होगा। इसको सुरक्षित रखेंगे। बक्सर में भी जिला पदाधिकारी ने स्वगणना कर जनगणना की प्रक्रिया पूरी की। इसी के साथ ही कार्यालय के सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने स्तर से सभी लोगों का स्वगणना करना सुनिश्चित कराएं। सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि स्वगणना का पूरा प्रोसेस जो है वो बिहार में स्टार्ट किया जा रहा है और इसी के चलते आज हम सब जिला लेवल के सभी पदाधिकारियों को आज हमने यहाँ पर बुलाया है और सभी लोगों ने यहाँ पर बैठ के अपना सेल्फ एन्यूमरेशन अपने अपने स्मार्टफोन के माध्यम से यहाँ किया है। इसी के साथ साथ सभी कार्यालयों के सभी पदाधिकारियों को और सभी ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज़ को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वे अपने अपने स्तर पर सभी लोगों का स्वगणना कराना सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं बक्सर के सभी नागरिकों को कहना चाहती हूँ कि ये हम सबकी एक नेशनल ड्यूटी है। सब लोग आगे आए और अपना स्वगणना करना सुनिश्चित करें। लखीसराय में सरकार के आदेश से शिक्षकों को जनगणना कार्य संपन्न करवाने के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई। लखीसराय में भी जनगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अभी हम लोगों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है प्रखंड स्तर पर और नगर परिषद अफसर क्षेत्र में, जिसमें कि सभी 10 हमारे चार्ज हैं और सभी में ट्रेनिंग का काम शुरू है। ये प्रगणक और पर्यवेक्षक लोगों की ट्रेनिंग। जनता से अपील है कि लखीसराय वासियों से कि स्वगणना स्वयं करें। अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिक से अधिक स्वगणना में भाग लें और 34 प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। उस क्वेश्चन का सही जवाब दें और सबमिट करें। इसमें एक यह प्रावधान है कि जब तक आप सबमिट नहीं करते हैं तब तक आप उसमें चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। स्वगणना की सुविधा सुरक्षित, सरल और आपके समय की बचत करने वाली प्रक्रिया है। इससे नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है और जनगणना कार्य को समयबद्ध और सुगम तरीके से संपन्न करवाने में सहायता मिलेगी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र किया गया ये डेटा पूरी तरीके से गोपनीय है। बिहार में शुरू हो रही जनगणना 2027 की ये नई डिजिटल प्रणाली न केवल प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगी बल्कि नागरिकों की भागीदारी को भी बढ़ाएगी। स्वगणना की यह व्यवस्था आने वाले समय में देश की प्रशासनिक और योजनागत प्रक्रियाओं के लिए एक मजबूत डेटा आधार तैयार करेगी।
नक्षत्र न्यूज के लिए अरवल में निशांत मिश्रा और बक्सर से गिरीशंकर के साथ लखीसराय से गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट। चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जनगणना जरूरी है। इस बार जातियों का भी समीकरण साधा गया है, जाति जनगणना की भी बात अमित शाह ने कही है। ऐसे में अब देखना होगा किस तरीके से किया जाएगा। बिहार में तमाम राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय करवा देते हैं। आश्रित शर्मा जी हैं बीजेपी से, मनोज जी जेडीयू प्रवक्ता हैं, और अमिताभ शरण जी हैं कांग्रेस से, दिनेश पाल जी हैं हमारे साथ आरजेडी से। चारों का स्वागत। और सबसे पहले दिनेश पाल जी, हम आप ही के पास जाएंगे आपसे एक एक रिएक्शन लेके, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जनगणना शुरू हो गई है पूरे बिहार में, क्या लग रहा है, आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, आरजेडी का वादा है जी, आपको इको और आवाज दे तो सही करवा लीजिए। ठीक ठीक ठीक, अब बोलिए, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, इको ठीक करवा लेते। मेरा नाम भी पूरा लिख लीजिए। तो पहले तो आपको शुक्रिया, आपने बहुत ही जरूरी मुद्दे पे आज बहस रखी है। और यह जनगणना जो 2021 में होनी थी, केंद्र सरकार के सुस्ती के कारण यह इसमें हो रही है। और आज से बिहार में जनगणना का स्वगणना, मतलब अभी ऑनलाइन शुरू, जो 1 मई तक हो गई। हम लोग यानी कि हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और आदरणीय कार्यालय अध्यक्ष तेजस्वी जी लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि जनगणना जब हो तो जाति जनगणना हो, क्योंकि जब बिना जाति की गणना के जनगणना अधूरी है, पूरी नहीं है। और इसके लिए बिहार में आपने देखा कि महागठबंधन की सरकार जब थी तो सर्वसम्मति से 2023 में एक गणना हुई थी। अभी जो 34 प्रश्नों का जो स्वगणना हो रहा है, मैं उसको देख रहा था, तो उसको देखते हुए जो हम लोग की शुरू से एक संदेह हो रहा है केंद्र सरकार को लेकर कि केंद्र सरकार अप्रैल 25 में घोषणा तो की कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन जब 13 नंबर के सवाल पर जाएंगे तो 13 नंबर सवाल पे 3 विकल्प आ रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य। तो यहाँ पर संदेह खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई केंद्र सरकार जाति जनगणना करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं जोड़ी, यह एक सवाल और एक संदेह खड़ा होता है। जब SC ST की क्या कॉलम है तो वहां ओबीसी कॉलम दिया जा सकता था। दूसरी 2-3 बातें और जो है कि अधूरा दिख रहा है कि अगर एक साथ ही जनगणना और 34 सवालों के साथ उसके साथ 2-3 सवाल और जोड़ना बहुत जरूरी था। नौकरी में किस वर्ग की क्या भागीदारी है, नौकरी नहीं रखा गया, जबकि मकान, दीवार, शौचालय का मतलब बहुत सूक्ष्मता से विकल्प दिए गए हैं, लेकिन जमीन का विकल्प नहीं दिया गया है, नौकरी का विकल्प नहीं दिया गया है, ओबीसी का विकल्प नहीं दिया गया है। तो इससे लग रहा है कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं आश्रित जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सत्ता पक्ष की क्या राय है। आश्रित जी, आवाज आ रही है अब तक? या देखिए दिनेश जी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब जाति वाला कॉलम आता है तो वहाँ पे अनुसूचित जाति कहते हैं, एक दे देते हैं कि अन्य, वहाँ पे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। दूसरा वो कह रहे हैं नौकरी को लेकर कोई जिक्र नहीं है, ज़मीन कितनी है इसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। वहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है, जितना चूल्हा उतना परिवार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो था वो पारित नहीं हो पाया है, वो गिर गया है, विपक्ष ने वोट नहीं किया, तो ये बहुत ही दुखदाई है महिलाओं के लिए। बहुत कड़ी निंदा महिलाएं इसकी करेंगी और मैं भी कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने ही काफ़ी हो हल्ला मचाया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब होनी चाहिए भी जब शुरू कर रहे हैं सरकार, तो आप ही लोग इसमें इतने नुक्स निकाल रहे हैं, इफ़ नॉट बट इतना ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ये सिर्फ नारी महिलाओं को रोकने के लिए किया जा रहा है, या जो जातियों को जो हम लाभ देने वाले हैं, लाभ मिलेगा जनगणना से, उसमें आप विघ्न बाधा लगाना चाहते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना है, चाहे वो कोई भी जाति हो, ओबीसी हो, और विरोध में आप ही रहते हैं, क्योंकि आप लोग काम को बढ़ने नहीं देते हैं, न सदन में और ना ही राज्यों में। जी नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है ना कि भाई अगर विपक्ष की कोई चिंता है कि जब जातियों की बात कर रहे हैं तो आप पहले चरण में जातियों का जिक्र तो है, लेकिन 2 कॉलम दिया है, बाकी लोगों को आप छोड़ दिए। धर्म को लेकर भी ऐसी कुछ चीज़ें उसमें जिक्र नहीं की गई। आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी। आवाज़ पहुंच रही है आप तक?
जी अब बोलिए नहीं, सवाल वही है कि जब जातीय जनगणना की आप लोगों ने बात की, स्वगणना अभी हो रहा है, विपक्ष की जो चिंता है उसे तो दूर करनी चाहिए ना। आप लोग 12,000 करोड़ खर्च करके आप पूरे देश भर में इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, तो विपक्ष की चिंताएं जो है ना वो आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से चला रहे हैं ना, जनता के हिसाब से आप लोग कोई भी बात रख नहीं रहे ना। आपके हिसाब से जो आप चाहेंगे वैसा सरकार नहीं करेगी। जो जनता के सुख के लिए होगा, जो जनता के विकास के लिए होगा, सरकार उसको देखेगी और उसके हितों के को देखते हुए ही सरकार ने जातिगत जनगणना करने के लिए शुरुआत करी है। और आज बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी ने जाति जनगणना का शुरुआत भी कर दिया है कि ये होगा यहाँ पे। अब आप लोग इसमें कितनी सारी चीजें चाहते हैं कि ये भी हो। आप सत्ता में नहीं है, जब सत्ता में थे तब आप लोगों ने कुछ करा नहीं है। अब सत्ता में नहीं है तो कुछ ना कुछ बोल करके उसको रोकना नहीं है। आपको कुछ करना था नहीं, और अगले जो सरकार हमारी जो चल रही है और कुछ करना चाह रही है उसके हाथों से आप लोग कुछ होने देना चाहते नहीं है। तो आप लोग पहले अपना जो मानसिक स्थिति है उसको सही करिए। जो आप लोग विकास नहीं होने देना चाहते हैं किसी भी जाति धर्म का, आप लोग विकास नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए काम में आप लोग अवरोध लगाते हैं। चलिए जो आप कह रहे हैं उस पर ठीक है मैडम। अमिताभ जी भी जुड़े हैं, मनोज जी भी। हम वो पहले पॉइंट्स आउट भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए कि वो 33 सवाल कौन कौन से हैं, क्योंकि अब शुरुआत हो गई है बिहार में। अब मनोज जी भी जुड़े हैं जेडीयू से। मनोज जी, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं, और जो हमारे दर्शक हैं, आप तो सत्ताधारी दल के नेता हैं, क्या आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है स्वगणना वाली जो आज शुरुआत की गई है बिहार में? नमस्कार दीपक जी। देखिए जी, आज से शुरुआत हुआ है और हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी जानकारी भी नहीं मिली है। और जहाँ तक डिजिटल फॉर्म का है उसके दायरा को बढ़ाया जा रहा है। थोड़ी कठिनाइयाँ लोगों को आज मिली है, ऐसा हम लोगों को लगा है। मतलब हम अपने मोबाइल से कर रहे थे, लैपटॉप से, तो हो गया, दूसरे आदमी बगल में ही कर रहे हैं तो उनका नहीं था, तो थोड़ा डिस्टेंस चल रहा है, वो सुधार आपका हो जाएगा। और लेकिन आज हमने प्रयास किया था, आज पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारा लंबा चौड़ा है मामला। तो बीच में लाइन कट गई तो खराब हो गया, फिर रात में ट्राई करेंगे। देखिए जनगणना बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। इससे सारे लोगों की सही स्थिति का आकलन भी होता है। सब लोग अगर सही अपनी जानकारी उसमें भर दें तो फिर जैसे होता है ना कि लोग उस समय फिर करते हैं कि इंदिरा आवास उसको मिल गया, इंदिरा आवास उसको मिल गया, हम गरीब थे हमको नहीं मिला। तो ये सब चीज़ जो योजनाएं जो है सरकार के तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट में सहूलियत होगी। दूसरी बात है कि देखिए आज तक आप कोई ऐसा डिबेट दिखा दीजिए जिसमें विपक्ष ने सरकार के किसी भी काम को सराहा है। तो उनका तो काम है, लेकिन हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि उनकी जो शिकायतें हैं, हो सकता है विपक्ष का काम है कि कहीं उनको लग रहा है कि ये दिक्कत है, इस तरह का होना चाहिए, तो ये सुझाव जो है वो सरकार को लिख के दे सकते हैं। सरकार अगर उनके सुझाव पर अमल नहीं करेगी दीपक जी, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि सरकार इसका ठीक नहीं है। लेकिन हम ना कभी कुछ लिख के देंगे, ना हमारा कोई लिखित वहाँ रहेगा, और हम चैनल पर आकर मीडिया में आकर बोलेंगे तो ये हमें लगता है कि ये उत्तम बात नहीं है। हम आग्रह करेंगे अपने तमाम छोटे बड़े जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, अगर उनको लग रहा है कि इसमें कुछ हम सुधार ये हो सकता है, जो सरकार ने जो निकाला है, लगातार मीडिया में आ रहा है कि हमको क्या क्या जवाब देना है, क्या क्या करना है,
उसमें अगर उनका कुछ सुधार की बात आती है ठीक। तो हमें विश्वास है कि सरकार उस पर चलिए, जरूर सोचेगी। चलिए ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के जो जुड़े हुए हैं, अभी मेरे ख्याल से वो नहीं है, टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़े हैं और आश्रित जी। दिनेश जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि देखिए जनसंख्या वाला जो और जनगणना वाला, चलिए ठीक है, कांग्रेस के भी अमिताभ जी भी जुड़ गए हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। अमिताभ जी, देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जनगणना पूरे देश के लिए और सरकार के लिए? ये तो राष्ट्रीय महापर्व है और हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा जनगणना का स्वागत करती है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन हमारी कुछ चिंताएं भी है। हाँ। जैसे इसमें यह जो जनगणना हो रहा है कुल मिलाकर डिजिटल माध्यम से ही हो रहा है जी। और इसमें पारदर्शिता का अभाव है और कुछ हिसाब से जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके अधिकार को टालने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। इसलिए हमारी चिंता यही है, लेकिन कुल मिला के जनगणना का ये जो है हम लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, आपको क्यों लगता है पिछड़े जातियों का जो अधिकार है उसका हनन हो जाएगा, पारदर्शिता का अभाव है? आपने फॉर्म भर दिया है सर? इसमें जो जाति का कॉलम है, जो प्रश्नावली है, उसमें ओबीसी का जिक्र नहीं है, अस्पष्ट है, उल्लेख ही नहीं है तकरीबन। जब हमारे पास डाटा उपलब्ध है ओबीसी का, तो ओबीसी कैटेगरी को भी इसमें मेंशन किया जाना चाहिए, ये हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है। आश्रित जी, सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई जो पिछड़ा जाति है उनके अधिकार का हनन है। दूसरा महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि पारदर्शिता का बहुत ज़्यादा अभाव है। मैंने तो सुबह में ही आज 5 बजे मैंने वेबसाइट खोला, मैंने भरा जो फॉर्म, मुझे वैसा कुछ लगा नहीं। हाँ, जाति वाला कॉलम जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना सरकार भी कह रही है, लेकिन वो जाति वाला कॉलम मुझे भी नज़र नहीं आया। वहाँ पे 2-3 चीज़ें थी, उसके बाद आप स्किप करके आगे बढ़ सकते थे। देखिए, 3 दिनों से सत्र सदन में चल रहा था और देश से लेकर विश्व तक सुन रहा था और देख रहा था। आपके जो विपक्ष के जो सवाल हैं, या आपने जो कहा कि जाति वाली चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो हम 33% का आरक्षण जो था वो लेकर आए हैं। उसमें हमारी जो पार्टी है वो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है और उसमें जाति जितने भी हैं वो समाहित हैं। और हमारे बिल में अगर 33% महिलाएं हैं, उनमें सभी जातियों की महिलाओं को उसका लाभ मिलने वाला था। अब आप एक एक चीज के कैटेगरी निकालते हैं कि ये ओबीसी को आप विरोधी हैं। मुझे तो मैं कह रही हूँ कि हमारे अमित शाह जी ने भी कहा, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा सदन में कि ओबीसी विरोधी आप लोग हैं। और हमारी पार्टी का 40% जो है मंत्री जो हैं सदन में और भारत सरकार में वो ओबीसी से आते हैं। और इतना सब कुछ साफ साफ बताने के बाद भी, सब कुछ क्लियर बताने के बाद भी, और आज आप कह रहे थे भी, अभी मैं सुन रही थी कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो इस वजह से कुछ दिक्कतें होती हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन है तो आप लोग हर कुछ को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं और बहुत बारीकी से पढ़ लिख सकते हैं। हो जाता चीजें ऑनलाइन मिलती है और उसके इतनी पारदर्शिता के बाद भी अगर आपको कहीं संशय लगता है तो मुझे लगता है कि मैं तो कहूंगी कि तो आप ओबीसी जाति के अगर हितैषी हैं तो इसको पास होने दे देते और आपके पास जितनी भी सीटें 33% है आप ओबीसी सेक्टर को दे देते महिलाओं को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी चाहे सीटें जिस भी जाति को दीजिए, क्या दिक्कत है, किसी निर्वाह थोड़े ही है। 33% में हम किसको कितना देंगे, आप कितना देंगे वो आप तय कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप दीजिए ना। लेकिन इन बातों को मेंशन करना कि आपने इसे नहीं देखा, आपने उसे नहीं देखा, हमने सभी जाति सभी धर्म को देखा है। हमारी पार्टी, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ही जो जितना भी काम करे और जितनी भी योजनाएं लेकर आई है वो सबके सुखों को देखते हुए, सबके हितों को देखते हुए और देश को कैसे विकसित करे, उसे महिलाओं की कैसे भागीदारी हो, उसके लिए ही काम कर रही है। तो आप लोग जाति जाति करते हैं और जातियों में लोगों को बांटते हैं। हम सभी जातियों को मौका देने की बात कर रहे हैं। आप इसमें कितनी जातियों को कितना कैसे बांटेंगे ये आप तय कर लीजिए। और सरकार को आपने काम करने भी नहीं दिया, बिल पास होने भी नहीं दिया, तो अब इन बातों की तो कोई बात ही नहीं रह गई है। अभी जहां तक जातिगत जनगणना की बात है तो जनगणना होकर के निकल के आने दीजिए कि कितनी जातियां कैसे आती हैं, उस अनुसार फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है और आपके जो भी संशय हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे सरकार सामने। ठीक है मैडम। दिनेश जी, एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग जो कह रहे थे जातीय जनगणना की बात, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज सदन में कहा कि भाई हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, तमाम कॉलम हम डाल रहे हैं तो जातीय जनगणना भी करवा लेंगे, जातीय कॉलम भी डाल देंगे, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन बड़ा ये सवाल है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये
इतना बड़ा महाअभियान पूरे बिहार में चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, कई ऐसे चीज़ें जो, क्योंकि हम डायरेक्टर के पास बैठे हुए थे परसों जो इस पूरी जनगणना को देख रहे हैं बिहार में, वो मैडम कह रही थी कि चूल्हा जितना होगा उतना परिवार माना जाएगा। अब कई जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, एक ही जगह खाना बनता है, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग उनकी विचारधाराएं हैं, तो वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा सरकार को। देखिए, पहले तो जो भाजपा के प्रवक्ता मोहतरमा जो बोल रही थी और जदयू के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष सत्ता पक्ष के किसी फैसले का स्वागत नहीं करता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 30 अप्रैल को आरजेडी के यहाँ पटना में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के साथ हम सभी प्रवक्ता, जितना आरजेडी के प्रवक्ता थे, मीटिंग चल रही थी और उसी बीच अचानक कैबिनेट का फैसला आया कि जातीय जनगणना होगी। उसका पार्टी ने जोरदार स्वागत किया, पटाखे फोड़ के स्वागत हुआ, मिठाई बांटा गया, आपस में मिठाई एक दूसरे को खिलाकर बधाई दी गई। क्यों? क्योंकि हम लोग शुरू से 19वीं सदी के 1996 के जो जनता पार्टी थी उस समय से बात चल रही थी और कांग्रेस के समय भी बात हुई और 2011 की जनगणना में एक सर्वेक्षण अलग से हुई भी थी। क्योंकि हम लोग, हमारी पार्टी का लंबे समय से मांग रहा है कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि जब मंडल कमीशन का लागू हुआ 90 में, उस समय भी, और जब भी ओबीसी का 2006 में जब विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू हो रहा था तब भी कई बार कोर्ट ने जातिगत आंकड़ों की कमी महसूस की और कई बार उन्होंने कहा कि जातिगत आंकड़े होने चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम ओबीसी आरक्षण दे रहे हैं और जब हम कोई नीति बना रहे हैं, जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे तब तक हम कैसे सही से नीति बना पाएंगे। तो इन लोग कह रहे हैं स्वागत नहीं किया, इन लोग से ज्यादा जोरदार तरीके से स्वागत किया, क्योंकि वह स्वाभाविक तौर पे जो जातिगत जनगणना का मुद्दा था वो हमारे पार्टी का था, हम लोगों का, समाजवादियों का, और जो सेकुलर पार्टियां थी वो लोग मांग करते थे। और भाजपा तो शुरू से जातीय जनगणना का विरोध करती रही है। मंडल कमीशन के बाद जो कमेंडल यात्रा निकला वो भी देखा। भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि आज महिला आरक्षण बिल गिर गया, उस पर उन्होंने बेचारे दुख व्यक्त कर रही थी। वो पूरा देश जान रहा था कि यह जो 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया वह पास नहीं होने वाला, बस एक तरह का कुछ खास का बोलते षड्यंत्र के लिए वह बुलाया गया था, उसका कहीं और प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा था। क्योंकि जब जो कुछ चीजें थी परिसीमन और जनगणना की बात, आप याद कीजिए जब 23 में नारी शक्ति अधिनियम आया था तब पास हो गया, और उसी समय खुद भाजपा ने कही थी कि हम इसको 10 साल बाद लागू करेंगे जब नए जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे। और हम लोग की पार्टी शुरू से 96 में यूपीए के समय भी जो महिला आरक्षण की बात हुई, और आज भी हम यही बोल रहे थे 33% महिला। हम तो कह रहे हैं, हमारे नेताजी तेजस्वी जी ने भी आज ने ट्वीट किया है कि हम तो 50% की मांग करते हैं, 50% आरक्षण लागू कीजिएगा, आधी आबादी है महिलाओं की, लेकिन उसमें कोटा होना चाहिए। सब महिलाएं एक जैसी, हर चीज में आप लोग पहले एक ना एक वो रख देते हैं, शर्त रख देते हैं कि हम ये करेंगे, आप तभी हम ये समर्थन देंगे। देखिए जब आप भागीदारी की बात कर रहे हैं, महिला को भागीदारी दे रहे हैं, तो हम महिला को चाहेंगे कि हर तबके की महिला वहां पहुंचे, उसके लिए सुरक्षित हो। और ये बात कर रही थी पार्टी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर 50% हम दे देंगे और स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जब हम किसी आरक्षण नहीं देंगे तो वहाँ पे लोग नहीं आएंगे, उनके लिए तो और दरवाजा खुल जाएगा, जो लड़ सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, उनके लिए और आसान हो जाएगा। मतलब आपको लगता है आरक्षण मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेंगी? इसका एक उदाहरण आपको हम देते हैं। अगर आप देश के खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों का इतिहास उठाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण है, SC ST आरक्षण है, उसके बाद भी NFS के नाम पे उन्हें बहाल नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए आरक्षण नहीं होता तो आपको बता दें कि आज SC ST OBC के एक प्रोफेसर का दिखना भी मुश्किल हो जाता किसी यूनिवर्सिटी में। तो जहां आरक्षण नहीं है, जहां आरक्षण है वहां भी NFS घोषित कर दे रहे हैं, और बिना आरक्षण के आप चाह रहे गरीब के जो हाशिए पे है कि महिलाएं हैं वो एक संपन्न और क्या बोलते जो आगे बहुत विकसित परिवार है उसकी तुलना में वो संघर्ष कर पाए, यह आसान बात नहीं है। आपको उदाहरण के तौर एक और बता देते हैं, अगर आप इसका नुकसान भी तो होता है ना दिनेश जी, इसका नुकसान भी है। मैं तो कई ऐसे परिवार को जानता हूँ जो IAS अधिकारी हैं, कोई IPS हैं, कोई प्रोफेसर हैं, और उनके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हीं के बगल में हम, उन्हीं के कास्ट में हम देखते हैं बेचारा खाने के लिए पैसे नहीं हैं।
तो आपको तो ये भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो मांग उठाना पड़ेगा ना कि वैसे लोगों को हटाइए और वैसे लोगों को दीजिए जिनको जरूरत है। आप तो वो लोग वो चीज तो मांग नहीं करते कभी भी। देखिए आप देखिए, आप आरक्षण की व्याख्याएं गलत कर रहे हैं। आप आरक्षण को गरीबी उन्मूलन योजना मत समझिए। आरक्षण एक भागीदारी की बात है और सरकार का दायित्व है कि जो खाने को मर रहा है उसको खाने को मिले। या सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है, चाहे राज्य की हो चाहे देश की है। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे महिला आरक्षण की बात है, जो भागीदारी की, बिहार में पंचायती चुनाव में महिला आरक्षण है। महिला आरक्षण होने के बाद तब महिलाओं की जो क्या बोलते हैं अति पिछड़ा या SC ST की महिलाएं हैं उनकी भागीदारी दिखने लगी, वरना अगर नहीं था तो कोई पूछिए, जरा पता कर ले बिहार का इतिहास देखिए कितनी महिलाएं मुखिया थी, कितनी जिला पार्षद थी। तो बिना आरक्षण के अति पिछड़ा या SC ST जो की महिलाएं थी वो चुनाव में नहीं टिक पाती हैं। आप चेयरमैन उठा के देख लीजिए, नगर निकाय का जो चेयरमैन का पद होता है उस पर कहाँ आ पाती है, नहीं आ पाती है, क्योंकि चुनाव बहुत महंगा हो गया है और चुनाव के संसाधनों का जो तुलनात्मक जो भेद है, जो गहराई है, चलिए ठीक है, 10% लोगों के पास बड़े भागीदारी के संसाधन है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है। तो बिना जाति सर आप जैसा बात बोल रहे हैं ना कि 10% के पास उनके पास संसाधन ज्यादा है, आप ही की रिपोर्ट थी जब जातीय जनगणना आप लोगों ने करवाया था पूरे बिहार में, सबसे ज्यादा तो गरीब आपको स्वर्ण ही मिले थे, वहाँ उनको आवास नहीं था। क्या रिपोर्ट आप भूल गए? आप ही लोगों की सरकार ने करवाया था ना। मतलब आप भी ऐसा मजाक कर रहे हैं दिनेश जी स्क्रीन पे बैठ के। सबसे सवर्ण आपको कौन बता दीजिए, सबसे ज्यादा सवर्ण गरीब है। सबसे ज्यादा तो जनरल के ही पास घर नहीं है। ये तो आप ही की सरकार में, आप ही के गठबंधन में जब रिपोर्ट आया था। नहीं, कहाँ से आप कहाँ से डाटा ला सर? तो फिर आप एक बार बिहार वाला जो रिपोर्ट था ना वो पढ़ लीजिए एक बार फिर से। बिहार का भी खोल के बता दें। ठीक है, चलिए ठीक है सर, आएंगे लौटेंगे उसके ऊपर और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेंगे। लेकिन जनगणना को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़े हैं, अमिताभ शरण जी भी जुड़े हैं। अमिताभ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए हम लोग तमाम चीज़ों को लेकर जिक्र करते हैं, आरक्षण को लेकर जिक्र करते हैं। एक बार ये जब जनगणना हो जाएगी पूरे देश भर में 2 चरणों में। 10 सेकंड। हाँ सर 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। आपने जो अभी आपने जो बिहार के सर्वेक्षण पे गलत आपने जो बयान दिया उसका मैं खंडन करता हूँ। खंडन नहीं, 25% तो आंकड़ा सर बिहार सरकार की रिपोर्ट है ना कि गरीबी है उसमें। मेरे पास खुला हुआ देखिए, खुला हुआ दिखा देता आपको। 123 संख्या 103 नंबर पे साफ लिखा हुआ है कि जो 2 या 2 से अधिक कमरा वाला जो पक्का मकान है, सामान्य वर्ग को 51.54 है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग को 43.47 है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 32.61 है, अनुसूचित जाति को 2.26 है, अनुसूचित जनजाति को 25.81 है। तो आपको कैसे आप कम लग गया? वहाँ 50+ है, यहाँ सब 40 के बिलो दिख रहे हैं आपको। आप कैसे बिहार के सर्वेक्षण में ऐसा आंकड़ा रिपोर्ट आया है? हमने तो कहा ना सर कि सवर्णों में 25% गरीबी है, आप लोगों को दिखता नहीं कभी। हमने तो, ये तो बिहार सरकार की रिपोर्ट है ना। 6,000 रुपए मासिक कमाई है उन लोगों की सर। अरे गरीब हम ही नहीं कहे गरीबी नहीं, हम तो वही तो हम कह रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ना, गरीबी तो कोई जाति देख कर आती नहीं। हम तो ओबीसी में भी जानते हैं, अति पिछड़े में भी जानते हैं, धानुक समाज में भी जानते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। दीपक तो आपको तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा ना। दीपक जी सुन लीजिए, जब आंकड़े आए थे उसके बाद केंद्र नीतीश जी ने कहा था कि जो 94 लाख परिवार गरीब हैं, जो उनको 2-2 लाख दिया जाएगा, तो उसमें जाति नहीं देखी गई थी। हाँ। गरीब परिवार को देने की बात हुई थी। जब गरीबी उन्मूलन की बात आती है तब जाति नहीं देखी जाती है। मामला आरक्षण और गरीब जोड़ मत दीजिए, भागीदारी अलग चीज होती है। ठीक है, और गरीबी उन्मूलन अलग चीज होती है। चलिए ठीक है, हम आरक्षण में हम बस आपसे यही समझना चाह रहे हैं भाई, इस देश में जब 75 साल 80 साल बाद भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, कभी भी आर्थिक नीतियों पे नहीं बात करते कि हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे लोग हमने एंट्री कर लिए हैं सिस्टम में, तो फिर यही सब होगा। खैर अमिताभ जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाते रहती है, चाहे सरकार कोई भी योजनाएं लेकर आ जाए। जनगणना बिहार में हो रही है और जो मैंने पूरा डिजिटल प्रक्रिया देखा है, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है। किसी को टारगेट कर रहे हैं, कैसे लोग आप कहीं ना कहीं आरक्षण को व्यंग कर रहे हैं। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने जिस भाव से कहा कैसे लोग आ गए, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप लोग भी तो वैसे ही देखते हैं ना नजरिए से कि भाई वहां पे नहीं आ रहा है, ऊपर वाले ने सिस्टम में आने नहीं दिया। आप भी तो उसी तरीके से देखते हैं ना। कौन रोका है सर? कौन रोका है? किसी को थोड़े रोका है। यहाँ पे जिसके पास जितनी शक्ति होगी, जितना संघर्ष होगा, जितना एजुकेशन होगा, आगे बढ़ जाएंगे।
जिनका वर्चस्व सर, है वो रोका गया, सर, रोका सर, जा रहा है। सर। आप उदाहरण दिया मैं यूनिवर्सिटी का। सर दिनेश जी, व्यक्तिगत ना होइए। लालू जी तो पिछड़े थे, बहुत पिछड़े, गरीबी से निकले, बिहार के मुख्यमंत्री बने, किसी ने रोका क्या उनको? कोई नहीं रोक पाया। आज सम्राट जी बहुत पिछड़े समुदाय से बने हैं मुख्यमंत्री, कि कोई रोक पाया क्या? जिसके अंदर काबिलियत होगी उस कुर्सी पे बैठे जाएगा सर। वहां कोई आरक्षण, कोई जाति काम नहीं करेगा। चलिए ठीक है सर, ठीक। दीपक जी तो महिलाएं राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी रही हैं, तो आपने कहा आप तक कहना कि महिला आरक्षण भी ना हो, मतलब आप गजब का तर्क दे रहे हैं भाई। अरे सर, तो आरक्षण तो आज तो अब देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं, आश्रित जी मुस्कुरा रहे हैं, आरक्षण तो आज लेकर आए, आप लोगों ने गिरा दिया। चिंता थी तो कर देते पास, क्या दिक्कत था? 23 में पास हो चुका है, हम तो कह रहे हैं अभी भी कर देते, क्या दिक्कत था? ठीक है दिनेश जी, ठीक, दिनेश जी ठीक है। अमिताभ जी, आप लोग समर्थन कर रहे हैं जो पूरे बिहार में हो रहा है और पूरे देश भर में? के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। दिनेश जी सर, अमिताभ जी आवाज मिल रही है? नहीं, थोड़ा बहुत कम है आवाज सर, थोड़ा बढ़ाइए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी जो डिमांड कर रही थी जातीय आधारित हो, वो भी सरकार ने मान लिया, पूरे देश भर में शुरू हो गई, कई राज्यों में तो प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, अब बिहार में हो रहा है। हम लोग बिहार पे चर्चा कर रहे हैं। आपको लग रहा है नंबर्स एग्जैक्ट आएंगे, जो सवाल जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं पूरे इस प्रक्रिया में? नहीं, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कहा है कि दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट में परिवार नियोजन पर बहुत अच्छा काम हुआ है, और उस हिसाब से अगर संख्या के हिसाब से आरक्षण देना है तो वो लोग की भागीदारी जो है घट जाएगी। यह मुख्य चिंता का विषय है। बाकी कुल मिला के हम लोग जनगणना का और नारी शक्ति वंदन जो आरक्षण बिल है उसका कहीं से विरोध नहीं कर रहे। ठीक, हम लोग कुछ चिंताएं हैं जिसको दूर करना था। चलिए, और राहुल गांधी ने कहा था कि 2023 का जो बिल है जो पास हुआ था 33% आरक्षण का, उसी मसौदा को लाके फिर से पास करके उसको तत्काल क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? अभी जो नया मसौदा तैयार किया गया है, जब हमारे पास डाटा है, अति पिछड़ा का डाटा है, तो उस डाटा को भी तो उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। नहीं तो आप लोग जो कह रहे हैं सर, खूब महिलाओं के बारे में चिंता कर रहे हैं कि भाई पहले हो जाना चाहिए था, पहले हो। हम तो देख, अमिताभ जी मेरे पास डेटा है सर। मुझे जो लगता है कि बीजेपी की मंशा ही नहीं है कि यह बिल आराम से पारित हो जाए। सर ठीक है, बीजेपी की मंशा नहीं, हम तो जानते हैं अपनी इच्छा शक्ति हो, पार्टियों के अंदर इच्छा शक्ति होती तो कर लेता ये काम। हम तो देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी 2014 में, 2024 में जो महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया मात्र 13% था सर, 13%। आप लोगों को खूब महिलाओं की चिंता थी तो दे देते, इच्छा शक्ति बढ़ा देते, काहे के लिए इंतजार करना? 33% अपने से लागू कर देते पार्टी में। हम तो आज बीजेपी 16% है, समाजवादी 20%, टीएमसी 25%, ये स्थिति है सर। आरजेडी का भी देख रहे हैं 29% है, बीजेडी का कहीं जाके 33% है। तो पार्टियों के अंदर इच्छा शक्ति है तो खुद ही दे देते, उसके लिए कानून की जरूरत थोड़े पड़ती है। हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि 2023 में जो पारित हुआ था 33% आरक्षण। चलिए ठीक है, कुछ कह रही है आश्रित जी, कुछ कह रहे हैं आश्रित जी, कुछ कह रहे हैं, बोलिए मैडम जी। अभी जी के बयान की बात हो रही थी कि राहुल गांधी जी ने, उनके नेता ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो साउथ में, जो हमारा दक्षिण भारत में जो राज्य हैं, वहाँ पे हमारा जो काम चलता है वो पूरे देश में चलता है, वहाँ पे काम अच्छा चला होगा। लेकिन जो वो पूरे देश के लिए है कि हम अपना जो संख्या है, जनसंख्या है, उसको कंट्रोल करें। या पूरे देश में ये अभियान चलता है, अगर वहाँ उस अभियान का लाभ मिला है तो ये अच्छी बात है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि अगर वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण हुआ है तो इसका लाभ कम होगा। ये मैं इसको समझ नहीं पाई हूँ, और पूरे देश को इसको समझाया जाए कि अगर जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत बेहद ही जरूरी है देश में, हर देश में इस पे सोचा जा रहा है जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है या ज़्यादा है, तो इसमें आपको इसका बिल का पास होने का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये पहले तो ये समझाया जाए कि वो कहना क्या चाहते हैं, तो फिर हम लोग जनसंख्या नियंत्रण करना छोड़ दें।
पहली बात। और दूसरी मैं ये अपनी बात रखना चाहती हूँ पार्टी की तरफ से कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जाति जनगणना को लागू किया है और ये शुरू हो गया है और इसका लाभ जो है वो हर घर और हर एक, जैसे कोई कह रहे थे चूल्हा जलाने की बात कर रहे थे कि एक चूल्हा जल रहा है, वहाँ अन्य बहुत सारे सदस्य हैं लेकिन चूल्हा एक ही है। यहाँ एक एक व्यक्ति का जनगणना होगा, एक एक व्यक्ति से उनका सब कुछ पूछा जाएगा और उसके बाद सारा डाटा तैयार होगा। तो ये चूल्हा का मतलब समझ में नहीं आया कि आप जो कह रहे हैं ना वो ये चूल्हा वाला कॉन्सेप्ट रखा गया कि परिवार उतने ही गिने जाएंगे जितने चूल्हे जलेंगे, चाहे वो अगर 10 लोग हैं 10 चूल्हा जलाते हैं तो 10 परिवार वो गिने जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है इस बार का। परिवारों का भी होगा कि एक चूल्हे पे कितना खा रहे हैं। राशन भी दिया जा रहा है भाई साहब, और जो हमारे प्रधानमंत्री राशन भेज रहे हैं तो चूल्हे पे नहीं भेज रहे हैं, वो सदस्यों पे भेज रहे हैं। नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो वैसा ही है ना मैडम कि चूल्हे के ऊपर गिनती की जाएगी कि कितना चूल्हा आपके घर में जल रहा है, उस हिसाब से हम परिवार गिनेंगे। हमारे राज्य में बिहार में हर एक व्यक्ति को उसके आगे के भविष्य में को योजनाओं में उनको शामिल किया जाएगा, उसमें बहुत ही कामगार यह साबित होगा और यह जनगणना होकर के रहेगी। और आप बिल को जितने बार भी कैंसिल कर रहे हैं, जितने बार भी इसको, दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगी, बिल पे जो आज बिल नहीं पास होने दिया गया है उस पर मैं कहूंगी, क्योंकि महिला हूं और आज हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि बिल पास हो जाएगा और देश की हर महिला जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी भी नहीं है वो सारी महिलाएं एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। आपने इसमें जाति पाति ला दिया, जो सड़कों पे महिलाएं खुशियां मना रही थी उसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म की महिलाएं थी। और आप ऐसे खंड खंड बांटते हैं, महिलाओं के भी दिमाग में पता नहीं क्या भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिलाएं खुश थी। आपने देखा कि वो महिलाएं किस जाति किस धर्म की थी, उनको आरक्षण लागू होने के बाद उनको लाभ मिलता, ये उनको जानकारी थी, लेकिन आपने उसमें अड़ंगा लगा दिया। मनोज जी देखिए, एक चूल्हा वाला कॉन्सेप्ट तो ये एक है ही, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का भी स्टैंड साफ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं पे जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे इंटरनेट की दिक्कत है, जहाँ पे भौगोलिक दृष्टिकोण से भी प्रशासनिक अमला पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि ये तमाम सवाल उस दिन पूछे गए थे जो डायरेक्टर थे वहाँ के, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपकी बिहार सरकार में, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे डेटा गलत भी आएंगे तो सरकार उसको कैसे फिल्टर करेगी? ये डाटा अब कोई आदमी गलत दे दे तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो हमारे 140 करोड़ का देश है सर, कोई भी कुछ भी डाल सकता है अपने मर्जी में। यहाँ तो एडमिट कार्ड में सनी लियोन का फोटो और कुत्ता का लगा दिया जाता है, तो क्या करिएगा, इस देश में कुछ भी हो सकता है, उसको फिल्टर कैसे किया जा रहा है? उसमें थी तो आज फिर आपको नए तरीके से फिर इसको आप लोगों ने फिर इस मुद्दे को उठाया और इसको पास क्यों नहीं होने दिया? ये महिलाएं पूछेंगी और मैं भी पूछ रही हूँ कि इसको पास क्यों नहीं होने दिया? क्या हम लोग महिलाओं ने जातियों की बात उठाई? सिर्फ ये सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की? अब हो गया वो सदन से, अब गिर गया, अब उसका कुछ हो नहीं सकता। 5-10 साल और आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टियां, मेरे ख्याल से तो जो महिलाएं थी विपक्ष में, कम से कम उनको तो सोचना चाहिए पार्टियों से हट के। खैर मनोज जी कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि अब जो देखिए उसको रोकने के लिए ही मतगणना कर्मचारी अंगना अंगना जाएंगे, घर घर जाएंगे, तो इस स्थिति में जो कुछ भी हो सकता है, जहाँ भी हो सकता है। अदृश्य रहता है, आप बिल तो लाते हैं लेकिन आप काम उस पर नहीं करते, रोक कर रखते हैं, अवरोध लगाकर। आपने कभी आप मंडल कमीशन की यहाँ बात हो रही थी, उसको भी कांग्रेस ने लागू कहाँ किया था? तो आप लोग काम को करते कहाँ है? आप लोग अदृश्य लड्डू पेश करते हैं जो दिखता नहीं है पटल पे। और आज प्रधानमंत्री जी काम कर रहे थे, हम लोग आज जनगणना पे चर्चा कर रहे हैं बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार में आज से शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अपना स्वगणना किया, सम्राट जी ने भी किया, तमाम लोगों ने किया। मनोज जी कंटिन्यू कीजिए, कुछ कह रहे थे आप, पूरा कंटिन्यू। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे मतगणना के जो कर्मचारी हैं वो जो हैं काफ़ी हद तक उनको ट्रेनिंग दी गई है, और इस तरह की अगर कोई गलत सूचना आती है तो वो चेक करेंगे। अब अगर कोई जानबूझकर ही गलत को कर दे रहा है तो उसको उसमें से जो आएगा, उनसे ऊपर के जो अधिकारी होंगे
वो चेक करेंगे, उनको अगर लगेगा कि इसमें कुछ गलत सूचना है तो उसको वो वेरीफाई करेंगे। यही चीज़ हो सकती है। अब जो सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए हैं या जो उसको देख रहे हैं दीपक जी, वो तो उस चीज़ को कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। वो जो सामने आएगा या लोगों से मांगी जाएगी, उनको किसी पर शक होगा कोई सूचना पर, उसको देंगे। और जहाँ तक चूल्हाबाई परिवार है तो हमको लगता है कि जनरली जहाँ भी है, चाहे लोग गांव में रह रहे हों तो गांव में रह रहे हैं, 3 भाई रह रहे हैं तो तीनों भाई का अलग अलग चूल्हा है ही है। तीनों भाई का अलग अलग योजनाओं परिवार का लाभ ले ही रहे हैं। अलग अलग राशन कार्ड उनका, वो 3 परिवार गिरे जाएंगे। जब 3 जगह जो आदमी रह रहे हैं तो हमको लगता है कि इस पर किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी है गांव के अंदर के संयुक्त परिवार है। अब हम ही लोग 4 भाई हैं, तो जब आते हैं तो चारों भाई एक ही जगह रहते हैं, एक ही चूल्हा है। तो हम लोग जब वहाँ पर रहेंगे तो हम एक गिनाएंगे। तो वही बात कह रहे हैं सर कि आगे देखिए क्या होता है। ठीक है दिनेश जी, शुरुआत हुई है, शुरुआत हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। दिनेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कई बार हमने जब पूरे बिहार में जातीय गणना हुई थी, उस दौरान हमने देखा कि जो भाई बीएलओ थे जो कर रहे थे इस पूरे काम को, वो किसी टोले मोहल्ले में गए, देखे, कई लोगों ने उनसे जवाब मांगा, लोगों ने नहीं दिया, डांट के भगा दिया। तो ऐसी स्थिति में जो होता था अपने मन में वो डाल देते थे और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर देते थे। अब ये पूरे देश का हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति में गए, वहाँ पे कई लोगों ने नहीं माना, अपने मर्जी से डाल दिए, तो फिर तो सरकार के लिए एक दुविधा खड़ी हो जाएगी। डेटा तो जुट जाएगा लेकिन पता चला उसमें 20%, 10%, 5% फॉल्स डेटा हो गया। देखिए दीपक जी, पहली बात तो कि आपने जो कहा कि बिहार में ऐसा कई जगह आ रही थी, हो सकता है 2 घटनाएं आई हों, बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। लेकिन इसे जो अधिकांशतः जो जाते हैं सर्वेक्षण करने, वो उसी पंचायत के टीचर होते हैं या कर्मी होते हैं जो आसपास के होते हैं। तो उसमें से अधिकांशतः लोग जानते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ हो सकता है छूट जाता हो, लेकिन बहुत लोग छुपाने वाली स्थिति में नहीं होते हैं। जो जमीन का मामला आता तो जमीन छुपा सकते थे, लेकिन जमीन कॉलम में नहीं दिया गया है। दूसरी बात, आशीष शर्मा जी ने कहा कि जातिगत जनगणना होकर है, कोई रोक नहीं सकता। जातिगत जनगणना की सब तो मांग ही कर रहा है। कोई पार्टी नहीं होगी, कोई आदमी नहीं होगा जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा है। लेकिन हम लोग का सवाल यही है कि जाति जनगणना, जब बिना जाति पूरी जनगणना हो रही है तो जाति जनगणना हुआ कैसे? आशीष जी बार-बार कह रहे हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना को कोई रोक नहीं सकता। भाई हम तो वही कह रहे हैं, गणना में अभी जाति का पूछ ही नहीं रहे हैं। जब तक आप जाति पूछेंगे नहीं तब तक जाति जनगणना मानी नहीं जा सकती है। और इस जनगणना में सबसे महत्वपूर्ण चीज जाति ही है। दूसरी बात, आशीष जी ने कहा कि महिलाओं के दिमाग में जाति भर दी जाती है, नहीं मानती है। भाई आप बिहार में रहती हैं, किस दुनिया में रहते हैं? कौन बिहार का है जो जिसकी महिला को जाति पुरुष भर दे रहे हैं, महिला जाति नहीं मानती है? आप कहाँ ऐसा पढ़ ली, कहाँ किस गांव में देख ली कि महिला जाति नहीं मानती है, जाति नहीं जानती है? अलग महिला के या पुरुष हो, सबका एक अपना वर्ग है और सब अलग, थोड़ा उसमें अंतर है। वो सभी महिलाएं बेहद खुश थी जाति पाति आप लोगों ने लाया उस 33% में हर जाति और हर वर्ग को उसमें सुविधा मिलने वाली थी। मैंने ये नहीं कहा कि किसी को अपने जाति के बारे में जानकारी नहीं है या जाति को जानते नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ पे जब जनगणना होगा तो वहाँ पे जाति की बात नहीं होगी। ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए। आप जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हो और बच्चों का एडमिशन होता है, जाति की बात तो वहीं पे आ जाती है, वहीं पे मेंशन हो जाता है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है देश के अंदर जिसमें जाति मेंशन नहीं है। तो जनगणना में जाति अपने आप ही आ जाएगा। आप लोग जैसे भी बातें कर रहे हैं, अगर उसमें त्रुटि है तो उस त्रुटि को फिर तुरंत ही देखा जाएगा। जाति के बिना जाति जनगणना कैसे हो सकती है? तो अगर कहीं पर कोई त्रुटि आपको मिस्टेक दिख रहा है तो उसका तो जरूर ही समाधान किया जाएगा। ठीक है मैडम, बोल आशीष जी इतना हल्की बात आप कैसे बोल लेती हैं? अपने आप आ जाएगा। अरे जो महिलाएं आपकी गांव में, सबका अलग अलग स्तर है, सबका अलग अलग मतलब परिवेश है, संसाधन है। आप एक महिला सबको कैसे जोड़ लेती हैं? आज दोनों में अंतर समझिए। जो परिवेश गाँव में होती है, शहर में रही, आप शहर की सब महिलाएं बराबर कैसे मान लेती हैं? और आप अपने आप जाति आ गई, कैसे आ जाएगी? 2 चरणों में होना है। पहले चरण में अभी मकान की गणना हो रही है, सुगणना। तो हम ठीक है,
तो दीपक जी हम वही कह रहे हैं कि जब तक नहीं आ जाता तब तक संदेह हम नहीं करेंगे, होगा नहीं, हम कह रहे हैं से खड़ा होता है, अब करेंगे कि नहीं करेंगे, मनसा पे सवाल खड़ा होता है। अब एक साथी क्यों नहीं कर रहे, जब SC/ST पूछ रहा है तो OBC पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत थी? अब जब शिक्षा पूछ रहे हैं, कंप्यूटर पूछ रहे हैं, गाड़ी पूछ रहे हैं, दीवार पूछ रहे हैं, चूल्हा पूछ रहे हैं, तो अब नौकरी पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत थी? नहीं, एजुकेशन में मेरे ख्याल से इसमें नहीं पूछा जा रहा है, एजुकेशन में कंप्यूटर सब पूछ रहा है। हाँ, कंप्यूटर पूछ रहा है, हमने आज भरा, एजुकेशन कहीं नहीं था। हाँ जैसे जी जी, तो मेरे कहने का मतलब है कि 2-3 कॉलम बचा है, शिक्षा, नौकरी, जमीन और जाति, तो 4 कॉलम बढ़ा देते भाई, काहे दोबारा फिर परेशान तो करेंगे? क्या चाहते हैं, सरकार को सारा गोपनीय डेटा दे दिया जाए ना? चलिए ठीक है, आधार, जब आधार दे दिए तो आधार के अलावा कोई गोपनीय होता है क्या? चले ठीक है। मनोज जी आप कुछ कह रहे थे क्या? ठीक है मनोज जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जनगणना जो है ये केवल सरकार का ही नहीं है, ठीक है, सरकार ने जनगणना रखा है, तो हम लोगों का भी कर्तव्य होता है कि हम लोग भी अपने स्तर से सही ढंग से इसको लेके जाएं, क्योंकि हमारी पार्टी के भी लगभग सभी बूथ अध्यक्ष हैं, हर बूथ पर हमारी कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी के भी है, राष्ट्रीय जनता दल की भी है, तो सभी लोग राजनीतिक से ऊपर उठकर, माने कोई दल के स्वार्थ से, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, और सब लोग मिल के जहाँ जहाँ जिस गांव में हो रहा है उस गांव के जो लोग भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, जो लोग आ रहे हैं मतदान कर्मी, उनके साथ रह के, मतलब कि जनगणना कराना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये सोच के अगर हम जाएंगे तो हमें लगता है कि हम सही जनगणना करा सकते हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी 20 तारीख को विधायक दल की बैठक है, उसमें इस विषय पर कोई ना कोई निर्णय लेगी, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेगी, और इसी तरह हम आग्रह करेंगे तमाम छोटे बड़े सभी दलों से कि उनके जो कार्यकर्ता हैं जहां भी हैं, अपने हिस्से के बिहार में अच्छे ढंग से जनगणना हो, सही जनगणना हो, ये बीरा उठावे तो जनगणना हमारा सही हो सकता है। चलिए ठीक है। अमिताभ जी आप सहमत हैं जो मनोज जी कह रहे हैं? क्योंकि अब तो डिजिटलाइजेशन है, कागज का भी ज़रूरत नहीं है, खुद आप फ़ोन से भरिए, OTP डालिए और तमाम चीज़ें आगे बढ़ जाइए, फिर मतलब जो आएंगे कर्मी उन्हें आप ID दिखा दीजिए, तो वो वेरीफाई करके आगे बढ़ा देंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से गलत इन्फॉर्मेशन के भी चांसेस कम है अगर आप खुद से भरते हैं और सही तरीके से। ये डिजिटल माध्यम से जो स्वगणना होना है, उसमें हमको लगता है कि लगभग 30% लोग नहीं कर पाएंगे, ये भर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो फ्रेंडली नहीं है फोन से, उनके पास गांव में जो है इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, इस वजह से हमको लगता है कि 30% के आसपास लोग स्वगणना का प्रपत्र तो अपने से भर नहीं पाएंगे। उनके लिए तो फिर दोबारा आएंगे, जो कर्मी आएंगे वो भरेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए जो गलत डिटेल भर रहे हैं, तो 2 मई से 31 मई के बीच में प्रगणक तो जाना ही है हर घर में, तो वो वेरीफाई कर लेंगे कि जो डिटेल भरा गया है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको करेक्शन कर देंगे उसका, बिल्कुल, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आपका कहना है कि भाई जो नहीं कर पाएंगे उनको तो बाद में 2 मई के बाद किया जाएगा, और जो लोग खुद से भर रहे हैं वो आसान कर रहे हैं सरकार का काम, उन कर्मियों का काम। बिल्कुल, चल ठीक। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ी की चांसेस नहीं है, और जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी होगी उसको जो है प्रगणक खुद ही ठीक कर देंगे उसको, जब घर घर जाएंगे तब। चलिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उस हिसाब से, नहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। दिनेश जी आपको नहीं लगता कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने? क्योंकि मैं आज खुद जब मैं फॉर्म भरा और उसके बाद अपने गांव के ग्रुप में डाला कि भाई ये वेबसाइट है और इस पर भर लो, तो कई लोगों ने कहा नहीं ये फेक है, ये फर्जी है।
हैक हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी। तो ये एक समस्या है अभी भी कि गवर्नमेंट वाले भी आईडी भी लोग भरोसा नहीं करते थे। जागरूकता भी करने की ज़रूरत है, समय भी बहुत कम है। दौर जिस तरह से है, जिस तरह से लिंक आ रहे हैं फर्जी, कई तो हम देखते हैं कि नंबर जिनका सेव है हाँ। वो भी वैसा लिंक भेज देते हैं। ठीक। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग जैसे जागरूक लोग हैं तो हम लोग कई बार थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि हाँ भाई हाँ। कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो थोड़ा ग्रामीण परिवेश में है, जो थोड़ा कम मतलब फ्रेंडली है उसके साथ, उनको थोड़ा संदेह होना स्वाभाविक बात है। तो उसका जैसे अभी आज से शुरू हुआ है, आज विज्ञापन बिहार में मैंने देखा कि हर अखबार के एक पेज पर विज्ञापन छपा हुआ है, अभी सरकार छपाई हुई है। तो वह धीरे धीरे वह गांव तक पहुंच जाएगा। तो लेकिन मेन मुख्य बात है कि जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि गांव के लोग सब भर लें ऑनलाइन, ऐसा नहीं है, लेकिन शहर के अधिकांशतः लोग ऑनलाइन भरने की कोशिश करें, गांव में भरेंगे। अंत में जो 2 मई के बाद जाना है, जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि होगा। और देखिए हमने देखा है बचपन से सर दीपक जी, जब जनगणना के लोग आते हैं तो मदद करने के लिए वहाँ आसपास के लोग खुद बहुत भीड़ लोग लगा आ जाते लेते हैं। हाँ, ठीक बात बोल और रहे हैं। वहाँ जब जो मोहल्ले के लोग आ जाएंगे तो परिवार का लोग झूठ बोलने से संकोच करता है, क्योंकि सब जान रहा है। चलिए ठीक है, तो वो आश्रित सब जी आप कुछ कह रहे हैं, ज्यादा खत्म मदद कीजिए। करते हैं। ठीक है, आश्रित जी कम समय में कहना चाह रही थी कि अभी आपने कहा कि आप लोग सहमत हैं, तो भाई साहब ने अपनी सहमति दिखाई। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये हम सभी बिहार वासियों के हित के लिए है। तो जब जनगणना की बात हो रही है तो हम सभी घर घर जाएं और अपने गांव समाज में इसको बेहतर तरीके से हो, कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, इसको हम सभी लोग देखेंगे। उन्होंने ऐसी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज डिजिटल युग है और हर गाँव में लोग मोबाइल फ़ोन यूज करना सीख गए हैं और आप देखिए हर काम ऑनलाइन हो रहा है। और हम लोग जब पार्टी का काम करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे काम जो है हम लोग सदस्यता ग्रहण जैसे काम भी हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो उसमें भी हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, जो ग्रास रूट पे होते हैं, बूथ लेवल पे होते हैं, बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कामकाज कर लेते हैं और हम लोग मिलजुल कर इस काम को करेंगे। और अभी हमारी जनता बहुत जागरूक है, वो स्वयं बाहर निकलेगी। जैसा अभी कह रहे थे कि गाँव में 10 लोग आ जाते हैं, स्वयं बाहर निकलेगी, क्योंकि उनको अपनी चिंता खुद है। वो समझ रहे हैं कि हमको देश की भागीदारी में शामिल होना है और हमारी जाति जनगणना में हम शामिल हों। तो इसके लिए वो खुद अपने आप को आगे कर करके और कहीं कोई त्रुटि ना हो, उसके लिए वो खुद वह जागरूकता के साथ आगे बढ़ करके इस काम को साथ निभाएंगे। चलिए शुक्रिया। उम्मीद भी है लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी और अपनी जिम्मेदारी को समझे। आप चारों का शुक्रिया, आप चारों जुड़े और अपना कीमती समय दिया। बड़ा सवाल यही है कि अब तो शुरू हो गया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपकी सहभागिता जरूरी है। मोबाइल खोलें और वेबसाइट पे जाएं, रजिस्टर करें, तमाम चीज़ों को भरें और अपनी नागरिक होने का एहसास करें।